आज हम आचार्य प्रशांत जी की बहुचर्चित पुस्तक ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी के एक बेहद झकझोर देने वाले हिस्से पर चर्चा करने जा रहे हैं, विशेष रूप से इसके 8वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है स्टीलिंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट, यानी अपनी ही जेब से चोरी करना। बहुत ही दिलचस्प शीर्षक है ना? तो आज के इस विश्लेषण का जो मिशन है वो उस दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक गहराई को समझना है कि ये स्वयं से चोरी का नियम आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। जरा एक पल के लिए ना एक बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का गहरा अंधेरा है, एक घर की खिड़की टूटती है और काले कपड़े पहने, चेहरे पर नकाब लगाया एक चोर अंदर घुसता है। एक टिपिकल चोर की तरह। हाँ बिल्कुल। वो दबे पांव पूरे घर की तलाशी लेता है, तिजोरी तोड़ता है, सारे कीमती गहने और नकदी एक बैग में भरता है और फिर पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब कुछ दूर जाने के बाद जब वो सुरक्षित महसूस करता है तो वो गहरी सांस लेता है और अपना नकाब उतारता है, और सड़क की उस पीली रोशनी में जो चेहरा नजर आता है वो किसी और का नहीं बल्कि उसी घर के मालिक का है। अरे बाप रे, ये तो सुनने में किसी बेतुकी कॉमेडी फिल्म का दृश्य लगता है। वही तो, मतलब कोई होश हवाश में अपना ही घर क्यों लूटेगा, अपनी ही तिजोरी क्यों तोड़ेगा। सही बात है। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में जिस विषय पर हम गहराई में उतरने वाले हैं वो ये साबित करता है कि ये कोई कॉमेडी नहीं है, बल्कि ये हर इंसान की रोजमर्रा की हकीकत है। बिल्कुल, और यही बात इस चर्चा को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। हाँ देखिए, ये जो नकाब पोश वाली छवि आपने बताई ना, ये इस पूरी चर्चा की नींव रखने के लिए बहुत सटीक है, क्योंकि जब हम चोरी शब्द सुनते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत किसी बाहरी खतरे की तरफ दौड़ता है। हाँ बिल्कुल दौड़ता है। हम ताले लगाते हैं। एग्जैक्टली। हम अपने घरों में ताले लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं ताकि बाहर का कोई व्यक्ति हमारा कुछ छीन ना ले। राइट। लेकिन आचार्य प्रशांत जिस दिशा में इशारा कर रहे हैं वो ये है कि सबसे खतरनाक और सबसे लगातार होने वाली चोरी के लिए किसी ताले को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो चोर तो घर के भीतर ही बैठा है ना। है ना? बिल्कुल, वो चोर भीतर ही है, और शायद यही कारण है कि ये विषय इतना परेशान करने वाला है। हाँ, और जब मैं इस अध्याय को पढ़ रही थी तो इसकी शुरुआती पंक्तियां ही सीधे दिमाग पर चोट करती हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि झूठ की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होती है। मतलब इंसान पहले खुद से झूठ बोलता है और फिर अपने ही झूठ पर विश्वास कर लेता है। उनका तर्क है कि दूसरों को धोखा देना बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, लेकिन खुद को जीवन भर धोखा दिया जा सकता है। बिल्कुल सही। और ये बहुत आम बात है। मेरी उलझन यहाँ पर यह है कि कोई इंसान जानबूझकर अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में कैसे फंस सकता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई व्यक्ति खुद ही अपने हाथों से अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बहुत कसकर बांध ले और फिर कुछ सालों बाद वो सचमुच ये भूल जाए कि ये पट्टी उसने खुद बांधी थी। वो जिंदगी भर अंधेरे में ठोकरें खाता रहे और दुनिया से शिकायत करता रहे कि रोशनी क्यों नहीं है। मतलब कोई अपने साथ ऐसा क्यों करेगा? इस मनोवैज्ञानिक गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें ये देखना होगा कि इंसान का दिमाग काम कैसे करता है। जब हम किसी और से झूठ बोलते हैं, मान लीजिए हमने अपने बॉस से या परिवार से कोई झूठ बोला, हाँ, कोई भी आम झूठ, तो उस झूठ को बनाए रखने के लिए हमें लगातार चौकन्ना लेना पड़ता है। बाहरी दुनिया हमारे झूठ पर सवाल उठाएगी, सबूत मांगेगी, परिस्थितियां उस झूठ से टकराएंगी। मतलब हमेशा पकड़े जाने का डर लगा रहता है। इसलिए दूसरों को धोखा देना एक बहुत ही थकाऊ काम है और इसीलिए ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। लेकिन जब हम खुद से झूठ बोलते हैं तो चुनौती देने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, क्योंकि झूठ गढ़ने वाला भी हमारा ही दिमाग है और उसे स्वीकार करने वाला भी। हाँ, मतलब कोई क्रॉस इंटेरोगेशन नहीं है। अदालत भी अपनी, गवाह भी अपना और जज भी अपना। एकदम सही पकड़ा आपने। और इंसान खुद से झूठ बोलता ही क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है असुविधाजनक सच्चाई से बचना। सच का सामना करने का मतलब है कि आपको कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा, जैसे कोई बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी को अंदर से ये गहराई से पता है कि वो जिस रिश्ते में है वो पूरी तरह से खोखला हो चुका है, या वो जो नौकरी कर रहा है वो उसकी रचनात्मकता को मार रही है। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। बिल्कुल, और ये सच बहुत डरावना है, क्योंकि अगर इस सच को स्वीकार कर लिया तो रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी,
मतलब जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा। सही बात है। और उस भूचाल से हर कोई बचना चाहता है। एग्जैक्टली। उस भूचाल और डर से बचने के लिए दिमाग एक आरामदायक झूठ गढ़ता है, जैसे सबके रिश्ते ऐसे ही होते हैं, या कम से कम नौकरी सुरक्षित तो है। दुनिया में वैसे भी बहुत परेशानी है। हाँ बिल्कुल। ये झूठ उस काली पट्टी की तरह है जो शुरुआत में हमें धूप की चुभन से बचाती है, लेकिन धीरे धीरे वो पट्टी हमारी त्वचा का हिस्सा बन जाती है। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि झूठ बोलना एक सक्रिय काम है, एक एक्टिव काम है। लेकिन आप जो कह रही हैं, उसके अनुसार खुद से झूठ बोलना दरअसल एक निष्क्रियता है। बिल्कुल, ये कुछ न करने का बहाना है। हाँ, ये अपनी जिम्मेदारी से भागने का सबसे आसान रास्ता है। लेकिन देखिए, आचार्य प्रशांत इस आत्मछल या खुद को धोखा देने की आदत को एक बहुत ही आक्रामक शब्द देते हैं। वो इसे महज एक कमजोरी नहीं कहते, वो इसे सीधे तौर पर चोरी का नाम देते हैं। और यहीं से इस अध्याय का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। उनका सवाल है, हम इसे चोरी केवल तभी क्यों कहते हैं जब किसी और का चुराया जाता है? बहुत गहरा सवाल है ना? वो कहते हैं, क्या ये चोरी नहीं है जब आप खुद को अपनी ही सर्वोच्च संभावना यानी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी से वंचित कर देते हैं? वो यहां तक कहते हैं कि ये किसी अपराध से कम नहीं है और हम सबसे पहले स्वयं के प्रति दोषी हैं। ये जो विचार है ना, ये पारंपरिक नैतिकता को पूरी तरह से पलट देता है। कैसे? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दूसरों का बुरा मत करो, दूसरों का हक मत मारो, लेकिन खुद का हक मारने के बारे में कोई कानून बात ही नहीं करता। देखिए, आमतौर पर समाज में चोरी का मतलब होता है किसी भौतिक वस्तु का गायब होना। किसी का बटुआ चोरी हो गया, बैंक से पैसे निकल गए या जमीन हड़प ली गई, जिसे छुआ जा सके। हाँ, इसे हम अपराध या क्रिमिनल कृत्य मानते हैं, क्योंकि नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति के पास कल तक कार थी, आज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अपनी ही संभावनाओं को खोना, अपने पोटेंशियल तक ना पहुंच पाना, जो कि एक बिल्कुल अमूर्त और ना दिखाई देने वाला विचार है, उसे एक अपराध का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? भौतिक चीजों का नुकसान समझ में आता है, पर खुद की संभावनाओं को चुराने पर किसी को दोषी कैसे ठहराया जाए? मैं समझ रहा हूं आपका सवाल। शायद हमारी अपराध की समझ ही बहुत उथली है। भौतिक चीजों की चोरी बेशक एक नुकसान है, लेकिन क्या वो नुकसान स्थायी है? मतलब भरपाई हो सकती है? बिल्कुल। अगर किसी की कार चोरी हो जाती है या पैसे डूब जाते हैं, तो वो मेहनत करके उन्हें दोबारा हासिल कर सकता है। भौतिक संपदा की भरपाई संभव है। ये तो है। लेकिन आचार्य प्रशांत जिस सर्वोच्च संभावना की बात कर रहे हैं, वो कोई बैंक बैलेंस नहीं है। वो एक इंसान का पूरा जीवन है, उसकी ऊर्जा है, उसका वो अस्तित्व है जो खिलकर दुनिया के सामने आ सकता था। अच्छा। जब आप डर के कारण, आलस के कारण या बस समाज की देखा देखी में एक ऐसा जीवन चुनते हैं जो आपसे बहुत नीचे के स्तर का है, तो आप उस भविष्य की हत्या कर रहे होते हैं जो आपका हो सकता था। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने एक बहुत ही उपजाऊ जमीन पर कोई बीज बोया ही नहीं और जमीन को बंजर हो जाने दिया। बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। और उससे भी बड़ा अपराध ये है कि आपके हाथ में बीज था, पानी था, खाद थी, और आपने जानबूझकर अपनी मुट्ठी बंद रखी। बाप रे, ये तो सच में अपराध लगता है ना? जब एक पॉकेट मार आपकी जेब काटता है तो वो केवल आपके कुछ रुपए लेकर जाता है, लेकिन जब आप खुद से झूठ बोलकर अपनी संभावनाओं को मारते हैं तो आप अपने पूरे अस्तित्व को ही लूट लेते हैं। आप एक पूरी जिंदगी को अस्तित्व में आने से रोक देते हैं। इसीलिए इसे अपराध से कम नहीं कहा गया है। बिल्कुल। ये विचार यह स्थापित करता है कि इंसान की सबसे पहली जवाबदेही किसी धर्म, समाज या संविधान के प्रति नहीं है। उसकी पहली जवाबदेही स्वयं उस जीवन के प्रति है जो उसे मिला है। अगर वो उस जीवन को उसकी चरम सीमा तक नहीं ले जाता तो वो अपने ही जीवन का सबसे बड़ा अपराधी है। ये नजरिया वाकई होश उड़ा देने वाला है। इसका मतलब है कि हम बाहर के चोरों से बचने के लिए तो बड़े बड़े सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो हमारी पूरी जिंदगी की पूंजी लूटी जा रही है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है कि अपनी संभावनाओं को मारना महज एक भूल नहीं बल्कि एक चोरी है, तो चर्चा एक और गहरे स्तर पर जाती है।
लेखक एक बहुत ही धारदार सवाल पूछते हैं कि यदि कोई हमारा अधिकार छीने या हमारा घर लूटे तो हम उसे चोरी कहते हैं और सजा की मांग करते हैं। हम चीखते हैं, पुलिस बुलाते हैं। हाँ, वो तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन क्या हो जब कोई अपना ही घर लूट ले? क्या खुद को वो बनने से रोकना जो हम वास्तव में डिजर्व करते हैं एक और भी गहरी चोरी नहीं है? ये अपना ही घर लूटना एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। अगर हम इसे एक दृश्य के रूप में देखें ना, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर के अंदर आराम से सोफे पर बैठा है। लेकिन हर रोज वो चुपचाप उठता है, हथौड़ा लेता है और अपने ही घर की नींव से एक ईंट निकालकर बाहर फेंक देता है। अरे बाप रे! वो हर दिन एक ईंट निकालता है और फिर सोफे पर बैठकर ये उम्मीद करता है कि उसका घर सुरक्षित रहेगा, उसे बारिश और तूफान से बचाएगा। जब एक दिन हल्का सा भूकंप आता है और घर भरभरा कर गिर जाता है तो वो मौसम को दोष देता है, किस्मत को कोसता है। जबकि हकीकत ये है कि उसने अपना घर खुद ही खोखला किया था। बिल्कुल। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि कोई इंसान अपना ही घर क्यों लूटेगा? लेकिन जब हम अपनी संभावनाओं को लूट रहे होते हैं तो हम अक्सर बहुत शांत और सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं। एक मिनट, सुरक्षित? अपना नुकसान करते हुए कोई सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है? यही तो इस गहरी चोरी का सबसे बड़ा हथियार है। हमारे भीतर बैठा हुआ ये चोर कोई डरावना विलन नहीं होता। तो कैसा होता है? ये हमारे ही दिमाग की वो आवाज होती है जो एक बहुत ही शुभचिंतक और समझदार दोस्त की तरह बात करती है। अच्छा। हाँ, जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं या कोई नया कदम उठाना चाहते हैं तो ये आवाज कहती है, क्या जरूरत है इतना रिस्क लेने की? जो चल रहा है ठीक तो है। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? हम खुद इस चोर के लिए दरवाजे खोलते हैं और अपनी सर्वोच्च संभावनाओं को इसके हवाले कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कभी प्रयास न करने की विफलता प्रयास करके हारने की विफलता से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। यार, ये बात तो जहन में गहरे तक उतर जाती है। यानी हम अपने ही कंफर्ट जोन के कैदी बन जाते हैं और उस कैद को हम सुरक्षा समझ बैठते हैं। एकदम सही। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक अपराध मान रहे हैं, एक बहुत बड़ी चोरी मान रहे हैं, तो अपराध शास्त्र का एक सीधा सा नियम है, जहां अपराध है वहां न्याय की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। कोई सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, वहां कोई सजा, कोई दंड होना चाहिए। इस चर्चा का जो अंतिम और शायद सबसे कठोर हिस्सा है वो इसी दंड पर आधारित है। किताब में बहुत ही स्पष्ट और निर्मम शब्दों में कहा गया है कि दूसरों से चोरी करने पर समाज द्वारा दंडित किया जाता है, लेकिन स्वयं से चोरी करने पर जीवन स्वयं दंडित करता है। यही नियम है। जीवन स्वयं दंडित करता है। ये इस पूरे विचार का सबसे चरम बिंदु है, सबसे पीक पॉइंट है। और यहीं पर मुझे आपसे एक स्पष्टीकरण चाहिए, क्योंकि समाज का कानून तो हमें समझ आता है। अगर कोई किसी का घर लूटता है तो समाज ने एक पूरी व्यवस्था बना रखी है। हाँ, सिस्टम बना हुआ है। पुलिस आएगी, जांच होगी, अदालत में मुकदमा चलेगा और जज एक सजा सुनाएगा, चाहे वो जेल हो या जुर्माना। समाज का दंड साफ दिखाई देता है, लेकिन ये जीवन का दंड कैसा दिखता है? जीवन के पास न तो कोई पुलिस स्टेशन है, न कोई जेल की कालकोठरी और ना ही कोई जज जो हथौड़ा पीटकर फैसला सुनाए। तो ये सजा आखिर मिलती कैसे है? क्या ये सजा अदृश्य है? समाज और जीवन के कानून में ना यही सबसे बुनियादी अंतर है। मैं समझाती हूँ। समाज को केवल व्यवस्था और स्थूल चीजों से मतलब है। समाज का कानून केवल ये देखता है कि क्या आपने किसी दूसरे नागरिक का नुकसान किया है, क्या आपने ट्रैफिक लाइट तोड़ी है, हाँ, या क्या आपने टैक्स की चोरी की है। अगर आप बाहर से एक सभ्य नागरिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो समाज को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप भीतर से कितने खोखले हो चुके हैं। बिल्कुल। समाज इस बात की परवाह नहीं करता कि एक बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार आज किसी दफ्तर में बैठकर एक्सेल शीट भर रहा है और अंदर ही अंदर घुट रहा है। समाज की नजर में वो एक अच्छा टैक्स भरने वाला इंसान है। समाज उसे कोई सजा नहीं देगा। समाज तो शायद उसे एक सफल इंसान का तमगा भी दे दे। ठीक कहा आपने। लेकिन जीवन का कानून समाज के कानून से बहुत अलग है। स्वयं से चोरी एक सार्वभौमिक नियम के तहत आती है। जब जीवन दंडित करता है तो वो आपको किसी लोहे की सलाखों के पीछे नहीं डालता। तो सजा क्या होती है फिर? जीवन की सजा बहुत ही सूक्ष्म, धीमी और निरंतर होती है। ये सजा एक असंतोष के रूप में सामने आती है। आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, पैसा, घर, परिवार, लेकिन फिर भी
रात को सोते समय एक अजीब सी बेचैनी रहेगी, एक खालीपन महसूस होगा जिसे आप किसी भी चीज से भर नहीं पाएंगे। मतलब ये सजा कोई एक घटना नहीं है, ये एक एहसास है। हाँ, ये एक मानसिक जेल है। जब आप अपनी सर्वोच्च संभावना को चुरा लेते हैं तो जो जीवन बचता है वो बासी हो जाता है। आप बस जिंदा रहते हैं, लेकिन जो जीवनता है वो गायब हो जाती है। आप सिर्फ दिन काट रहे होते हैं। बिल्कुल। आप दूसरों की छोटी छोटी सफलताओं से ईर्ष्या करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये जो हर पल का घुटन भरा एहसास है ना, यही जीवन का दंड है। बाप रे। और आचार्य प्रशांत ने जो कहा है, यही नियम है, ये शब्द बहुत महत्व रखते हैं। ये दर्शाता है कि ये नियम प्रकृति के किसी भी अन्य नियम की तरह अटल है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी। आप उस पे विश्वास करें या ना करें, उसे समझें या ना समझें, लेकिन अगर आप तीसरी मंजिल से छलांग लगाएंगे तो आप नीचे ही गिरेंगे और आपको चोट लगेगी। प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी। एग्जैक्टली। उसी तरह आप इसे चोरी माने या ना माने, अगर आप खुद को वो बनने से रोकेंगे जो आप बन सकते थे, तो जीवन की अदालत आपको सजा जरूर देगी, और उस सजा से भागने का कोई रास्ता नहीं है। क्या बात है। अगर आज के इस पूरे दार्शनिक विश्लेषण को एक धागे में पिरोया जाए ना, तो ये एक बेहद असाधारण और आत्ममंथन से भरी यात्रा रही है। बिल्कुल। हमने ये समझा कि कैसे इंसान बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने आप को धोखे में रखता है। कैसे वो अपनी ही आंखों पर एक आरामदायक झूठ की पट्टी बांध लेता है। हमने चोरी की उस सदियों पुरानी परिभाषा को टूटते हुए देखा, जहां भौतिक वस्तुओं से ज्यादा अपनी सर्वोच्च संभावनाओं को नष्ट करना सबसे संगीन अपराध घोषित हुआ। अपना ही घर लूटना, अपनी ही नींव कमजोर करना, और फिर सुरक्षा की झूठी उम्मीद लगाना, और वो भी अपने ही हाथों। हाँ, ये सब एक ऐसी गहरी और अदृश्य चोरी के रूप में सामने आया, जिसका मास्टरमाइंड भी हम हैं, चोर भी हम हैं, और शिकार भी हम ही हैं। और अंततः हमने उस अटल नियम को डिकोड किया, जहां समाज की नजरों में भले ही हम एक बेदाग और निर्दोष इंसान हो, लेकिन जीवन के दंड से छुपने की कोई जगह नहीं है। इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो यही है कि हमारी जिम्मेदारी केवल दुनिया के प्रति नहीं है, बल्कि उस असीमित ऊर्जा और संभावना के प्रति है जो हमारे भीतर मौजूद है। आत्मछल कोई छोटी आदत नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा क्षय है। बहुत सही कहा आपने। और आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले इसी चर्चा की नींव पर खड़ा एक विचार है, जिसे मैं चाहूंगी कि हम हर इंसान को अपने एकांत में सोचने के लिए छोड़ दें। बिल्कुल। हमने बात की कि स्वयं से चोरी करने का दंड जीवन तय करता है, लेकिन क्या वो दंड केवल रोजमर्रा की बेचैनी या वो खालीपन है जिसकी हमने चर्चा की, या फिर कुछ और? या फिर क्या वो दंड जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षणों में मिलने वाली वो सबसे भयानक सजा है, जब एक इंसान अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा होता है, उसकी सांसें उखड़ रही होती हैं और उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा होता है कि मैं क्या बन सकता था, मेरे भीतर क्या क्या संभावनाएं छिपी थीं, और सिर्फ अपने ही डर और झूठ के कारण मैंने अपने ही हाथों अपना क्या हाल कर दिया। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। क्या दुनिया में इससे भारी कोई पछतावा हो सकता है? मुझे नहीं लगता। इसी गहरे, झकझोर देने वाले और चिंतन से भरे विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ये चर्चा शायद ये सोचने पर मजबूर कर दे कि कहीं हम भी हर रोज अनजाने में ही सही अपनी ही जेब तो नहीं काट रहे। समय निकालने और इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।